आपको पता है चाइना जो अभी इतनी बड़ी सुपर पावर बना हुआ है, सिर्फ 40 साल पहले वहाँ पे 90% गुर्बत थी, यानी कि 90% पॉवर्टी रेट था वहाँ पे। और अगले 30 सालों में चाइना ने अपने आप को ऐसा बदला, क्या वो टॉयज़, कार्स, एरोप्लेन्स हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये मेरी वीडियो दौरा वराठी की चाइना केस स्टडी वीडियो के ऊपर है, क्योंकि आपने तो जाके उसकी 30 मिनट की लंबी वीडियो देखनी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 मिनट में आपको चाइना का ज़वाल और उसका अरूज, इसकी सारी दास्तान सुना दूँ। चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड। साल 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश थे और जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे भी राज किया था, वो चाइना में ओपियम लेके आते हैं, यानी कि अफीम, और पूरी चाइनीज सोसाइटी इसकी एडिक्ट हो जाती है और चाइना इस एडिक्शन से बुरी तरह से अफेक्ट होता है। 1937 और 1945 में चाइना और जापान की जंग हो जाती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का ही स्टेज था, लेकिन चाइना अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर जंग आखिरकार जीत जाता है। फिर 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है और उसके पहले रूलर होते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने कोशिश तो की मुल्क को सुधारने की, लेकिन उसका हर इकदाम गलत साबित हुआ और चाइना की इकोनॉमी को और नुकसान हुआ उससे। माओ जेडोंग की गलत पॉलिसीज की वजह से 1959 और 1961 में चाइना में एक ऐसा कहत पड़ा कि 30 से 40 मिलियन लोग इस कहत में मारे गए। माओ ने जहां मुल्क में ज़्यादातर गलत पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई, वहाँ पे कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी लेकर आया, जैसे कि औरतों के लिए मैंडेटरी एजुकेशन की उसने, इक्वल राइट्स की बात की औरतों के लिए उसने, मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स जैसी फील्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनकी बेस पे आगे चल के चाइना में एक बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया। 1976 में माओ की डेथ हो जाती है और एक न्यू लीडर उभर कर आते हैं, डेंग ज़ाओपिंग। इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। डेंग ज़ाओपिंग ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ठीक किया और फार्मर्स को बेसिक राइट्स दिलवाए और फार्मर्स को इंडिपेंडेंट वर्क करने दिया, जो कि माओ के टाइम में रिस्ट्रिक्टेड था। डेंग ज़ाओपिंग ने फैक्ट्रीज को भी फ्रीडम दिया कि वो जैसे चाहें जो चाहें प्रोड्यूस करें और अपनी मर्जी की प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाएं। माओ के टाइम में हर चीज़ उन्होंने सेंट्रलाइज की हुई थी कि जो भी होगा हुकूमत के कहने पे होगा, लेकिन डेंग ने तमाम इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम दिया, जिसकी वजह से तमाम इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल हो गई और चाइना की इकोनॉमी को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। साल 1996 में एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई कि 9 साल तक गवर्नमेंट हर बच्चे को एजुकेशन देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साल 2012 तक चाइना के टोटल जीडीपी का 4% लोगों की एजुकेशन पे लग रहा था और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो पाकिस्तान में 2024 में 1.9% जो टोटल जीडीपी का है वो एजुकेशन पे लग रहा है, और वो भी आपको पता है कि वो कहाँ जाता है। चाइना ने सिर्फ पढ़ाई वाली एजुकेशन पे नहीं, बल्कि स्किल्स डेवलपमेंट और क्राफ्ट्स एजुकेशन, इसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा किया, क्योंकि जॉब्स और बिजनेसेस के लिए तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं एजुकेशन रिफॉर्म्स की वजह से 2018 में चाइना का लिटरेसी रेट 95% हो गया था, और इसी का अगर कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो 2018 में 58% लिटरेसी रेट था हमारा। चाइना ने हेल्थ सेक्टर पे भी काफ़ी पैसा लगाया। 2020 में चाइना ने 5.6% अपनी टोटल जीडीपी का हेल्थ के ऊपर स्पेंड किया, कि कंपैरिजन में पाकिस्तान में सिर्फ 2.9% स्पेंड हुआ है। दोबारा पीछे चलें तो 1980 में डेंग ज़ाओपिंग ने बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए, जिनमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को आसान बनाया गया, रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में आ सके। आजकल कोई बेसिकली चाइना की सक्सेस को अगर डिफाइन करता है तो वो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले बताता है, लेकिन इतनी लंबी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये कि आपको भी पता होना चाहिए कि चाइना ने कितनी स्ट्रगल की इस पॉइंट तक आने के लिए। अब जब चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन बिजनेसेस आना शुरू हुए तो उनको चीप स्किल्ड लेबर और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से काफ़ी आसानी हुई सेटल होने में। शेंजन सिटी चाइना का पहला इकोनॉमिकल जोन बना, जो पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, और देखते ही देखते चंद ही सालों में वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हब बन गया, जिसमें बेसिकली नाइकी, एप्पल, वॉक्सवैगन, इन लोगों ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया गया और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स बनाए गए पूरे चाइना में। और ये जो इतने सारे टेक ब्रांड्स मिलते हैं आपको चाइना के, ये सारी इनकी R&Ds इन्हीं रिसर्च सेंटर्स में की गई है। चाइना की 2022 की पर कैपिटा इनकम जो है वो 21,250 थी, और इसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो पाकिस्तान में 6260 है। ये सब इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा था चाइना में, लेकिन याद रहे हमेशा रही चाइना में डिक्टेटरशिप ही है। लोगों को कंट्रोल वहाँ पे भी किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट ज़िंदगी उनको पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर मिलती है। अगर मैं कोई डिटेल मिस कर गया हूँ चाइना से रिलेटेड तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।